हेलो एवरीवन। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो ना? बस डेली लगे रहना है, आपका एग्जाम या कोई भी चीज़ आराम से क्लियर हो जाएगी ना, जब तक आप गिव अप नहीं करोगे। मेन कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर करने के लिए, वो पढ़ना नहीं है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रेगुलर पढ़ना, है ना। रेगुलरिटी के बिना तो कुछ नहीं होगा। तो अभी 2 डेज और 6 डे, धीरे धीरे 45 डेज भी आएंगे, तो तब एक जो डिफरेंट होगा ना आज में और उस दिन में, आपको खुद में ही दिख जाएगा कि रेगुलरिटी से अगर हम कोई चीज़ कंसिस्टेंटली करेंगे तो उसके क्या रिजल्ट आ सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड होगी। कल वाली में सेंटर से रिलेटेड किया था सब। तो शुरू में करते हैं। देखिए इसमें ना ये वीडियो ज़्यादा डिटेल में नहीं होगी। डिटेल इन द सेंस जो कल हमने कॉन्सेप्ट रिपीट किए ना, जैसे राज्यसभा, सेम उसका एक कॉन्सेप्ट स्टेट में अप्लाई होता है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल वाला। तो जो कॉन्सेप्ट इसके हैं ना, डिट्टो इसके हैं। तो थोड़ा डिफरेंस कहाँ हो जाएगा, इसके लिए जो वैल्यू प्रेसिडेंट की है वो इनके लिए वैल्यू वैल्यू गवर्नर की हो जाती है ना। तो सेम चीज़ को बार बार रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है ना, और उसका कोई सेंस भी नहीं बनता। अब आप छोटे बच्चे तो हो नहीं ना, थर्ड या फोर्थ क्लास के या ट्वेल्थ के, कि आपको एक चीज़ बार बार बताएं ना, आपको खुद से चीज़ें रिलेट करनी पड़ेंगी। तो इसमें जो चीज़ें डिफरेंट हैं हम सिर्फ उन्हें ही पढ़ेंगे, बाकी जो कॉमन है वो आप खुद से समझ लेना कि वो कॉमन चीज़ें हैं सब। तो शुरू करते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज़, जो हमारा कल थोड़ा एक टॉपिक रह गया था। पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है? पार्लियामेंट्री कमेटी में जैसे मान के चलते हैं, किसी भी चीज़ को सही तरीके से फंक्शन करने के लिए कुछ लोगों का ना ग्रुप बना दिया जाता है। कि भाई मान के चलते हैं जैसे फाइनेंशियल कमिटीज़ हैं अपनी, है ना, पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इसको कुछ एक पर्टिकुलर काम दे दिया कि भाई आप इससे रिलेटेड जो भी इश्यू होंगे ना उन सबको सोल्व करोगे। एस्टिमेट कमेटी को दे दिया कभी आप एक पर्टिकुलर टाइम किसी चीज़ का एस्टिमेट बनाना, रेवेन्यू जनरेट, वो सब चीज़ें जो भी उनके अपने एरियाज़ हैं उसके अकॉर्डिंग आप उस पर वर्क करोगे। ऐसे ही कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, यानी कि जो पब्लिक अंडरटेकिंग से रिलेटेड बिजनेस वगैरह कुछ होते हैं उन सब पे आप वर्क करोगे। तो ये एक तरह से क्या चीज़ें होती हैं कि फंक्शन को सिस्टमेटिक तरीके से चलाने के लिए, है ना, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, एक चीज़ों को डिवाइड कर देंगे, ये आपका हुआ, ये आपका हुआ, ये आपका हुआ। क्लियर है ना? तो उसमें हम जो सबसे इम्पोर्टेंट कमिटीज़ हैं और जो बार बार रिपीट हो रही हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनने के मैक्सिमम चांस होते हैं, हम उनको ही करेंगे सिर्फ ना। वैसे बहुत सारी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं, उन्हें ना हर किसी को करने का एक तो हमारे पास टाइम नहीं है, और उनसे क्वेश्चन आने के इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है जितने चांसेस इनसे आने के, है ना। तो ये एक वैसे भी क्रैश कोर्स है, तो हम उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे जो मैक्सिमम रिपीट हो रही है। तो बात करते हैं फाइनेंशियल कमेटी की। इसमें 3 कमेटीज़ होती हैं, और इन 3 कमेटी से ही आपको कंफर्म क्वेश्चन मिलेगा। बी PYQ वाली सीरीज जो करेंगे हम नेक्स्ट वाली क्लास, उसमें आप देखना कितने क्वेश्चन आए हुए हैं इससे, है ना। वो तो जो सेम कॉन्सेप्ट पे अगर 2 या 3 टाइम क्वेश्चन आए हुए हैं ना, वो मैंने पिक नहीं किए हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चन को बार बार करने से कोई मतलब नहीं है ना। PYQ करने का मतलब है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कि नहीं है ना। इजी इजी से 100 50 150 सवाल लगा के PYQ के ढूंढ ढूंढ के इजी से सवाल लगाए और खुश हो गए कि भाई मैं PYQ सोल्व करवा रहा हूँ तो मेरा एग्जाम हो जाएगा, है ना। ऐसे काम नहीं होता है ना, ऑनेस्ट रहना पड़ेगा खुद से। और एक जो लेवल होता जा रहा है ना एग्जाम का, उसके रिगार्डिंग बात करनी पड़ेगी। तो बात करते हैं सबसे पहले पब्लिक अकाउंट कमेटी। The next is estimates committee, and the third is committee on public undertaking। अब इनको ना सेपरेटली डिस्कस करते हैं डिटेल में। सबसे पहले होती है हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी। देखिए जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है ना, इसमें 22 मेंबर्स होंगे, जिसमें आउट ऑफ 22 15 वर फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। ये याद रखना है। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि भाई ये ये ऐसे करके आपको पर्टिकुलर 4 कमेटीज़ का नाम दे दिए कि इस कमेटी में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के हो सकते हैं, या इसमें सिर्फ राज्यसभा के हो सकते हैं, है ना, या इसमें दोनों में से कोई नहीं, या कोई ऐसा कुछ करके, या इसके लिए फाइनेंशियल कमेटी वाले अलग से कमेटी अपॉइंट करनी पड़ेगी या इलेक्ट करने पड़ेंगे लोगों को। इस तरीके से ऑप्शन होंगे। अगर आपको देखिए क्या होता है, हमें ना सब कुछ
समझ में आना जरूरी नहीं होता। जो हमने पढ़ा है ना, हमें सिर्फ वो समझ में आना जरूरी है। अगर आपने जो पढ़ा है उसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप उसके दम पे ही क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, है ना। सारा पढ़ना तो इम्पॉसिबल है ना। एम लक्ष्मीकांत जी की इतनी मोटी बुक है, कहाँ से करेंगे उसको। और हमें 10 दिन 11 दिन में पॉलिटी कंप्लीट करनी है, बाकी चीज़ें भी करनी है, और यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और आप सोल्व भी करोगे। वो सब चीज़ें तभी पॉसिबल हैं जब हम टू द पॉइंट रहें, क्लियर ना बात। और जो पढ़ें उसमें आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए। अगर कोई 15 20 30 50 दिन बाद भी आपसे पूछे ना, तो आप कोई प्रॉब्लम ना हो बताने में। क्लियर हुआ। कितने मेंबर होते हैं? 22। 15 होंगे लोकसभा से और 7 होंगे राज्यसभा से। सबसे पहली बार ये सेटअप हुई थी 1921 में, अंडर द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 याद आ रहा है ना। अभी क्या करना है, इससे रिलेटेड जो भी आपको याद आ रहा है वो सब लिखना है एक तरफ, एज अ रफ वर्क, है ना, नोट्स में नहीं लिखना। फिर आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि चीज़ों को लिंक करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप आज ही भूल गए ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, तो एग्जाम तक क्या ध्यान रखोगे। ठीक है ना बात। मेंबर्स आर इलेक्टेड बाई पार्लियामेंट एवरी ईयर्स दैट मीन्स ड्यूरेशन कितना हुआ, 1 साल का, क्योंकि हर साल इलेक्ट किए जा रहे हैं ना। फ्रॉम अमोंगस्ट इट्स मेंबर्स अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाई मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि सेम एज द प्रेसिडेंट वाला। उनका भी ऐसे होता है ना, तो सेम कॉन्सेप्ट है। टर्म ऑफ ऑफिस 1 ईयर, क्लियर है ना, यहीं से हमने क्लियर कर लिया। अ मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ कमेटी। देखिए ये बात आप स्पेशल तरीके से याद कर लो कि एक मिनिस्टर कोई सी भी कमेटी का मेंबर नहीं हो सकता। क्लियर हुई बात। कोई भी मिनिस्टर, जो तीनों कमेटी की बात करने वाले हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, फाइनेंस कमेटी जितनी भी आती हैं, उसमें मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ कमेटी। चेयरमैन अपॉइंट होगा स्पीकर के द्वारा, उन्हीं मेंबरों में से, उन्हीं मेंबरों में से, किन में से, इनमें से, जो ये 22 है ना, इनमें से ही कोई एक इलेक्ट हो जाएगा। कमेटी असिस्ट करती है कैग को। कैग कौन होते हैं? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इनको आप सीधे शब्दों में अगर याद करना चाहें ना, तो जैसे सीए होते हैं ना किसी फर्म के, तो मान के चल रहे हैं आपकी कोई कंपनी, आपने एक सीए रखा ना, बड़ी कंपनी है, 2 3 5, एक कंप्लीट फर्म को भी दे सकते हो आप अपनी कंपनी का टेंडर। उसमें 100 50 200 सीईओ जितने भी होंगे, वो एक सीए के अंडर काम करते हैं, वो ऐसे पर्टिकुलर कंपनीज का डिपार्टमेंट संभालते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये पूरे इंडिया का संभालते हैं, और उनको असिस्ट करने के लिए क्या कर दिया जाता है, कमेटी बना दी जाती है, जिसको बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी। क्लियर हुआ। कितने मेंबर होंगे, कहाँ से होंगे, कौन चेयरमैन होगा, कितना ड्यूरेशन होगा, कौन मेंबर हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है ना। अभी क्या है, इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं। देखिए इनका फंक्शन है एग्जामिन एनुअल ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ कैग। कैग ने जो एनुअल ऑडिट रिपोर्ट सबमिट की है ना, उसको एग्जामिन करना। जैसे कॉपी चेक कर देना टीचर, इनको ऐसे करना है उनको। ठीक है। कैग सबमिट 3 रिपोर्ट्स टू प्रेसिडेंट। कैग जो है ना 3 रिपोर्ट करते हैं सबमिट प्रेसिडेंट को। क्लियर बात है ना, प्रेसिडेंट को ही क्यों करते हैं, है ना, क्योंकि ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेसिडेंट के लिए। क्लियर हुई बात। ऑडिट रिपोर्ट करते हैं एक तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट और फाइनेंस अकाउंट। देखो कैग हैं तो सीधी सी बात है, पैसे वाले मैटर पे सारी बात होगी ना, तो उनसे रिलेटेड ही ये दोनों कमेटी पे अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को। क्लियर हुआ पब्लिक अकाउंट कमेटी। नेक्स्ट बात करते हैं एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट से याद आ रहा है कुछ, एस्टीमेट का क्या मतलब होता है? जैसे बोलते हैं ना कि चलो कोई हमें कोई बिल्डिंग बनाने की, चलो मोटा मोटा एस्टीमेट तो बताओ कितने की लगेगी, कितना पैसा लग जाएगा, कितना बन जाएगा, है ना। जैसे अब ये बार बोलते हैं ना कि एग्जाम क्लियर हो जाएगा, चलो एस्टीमेट लगा लो कि कितने क्वेश्चन आप सोल्व करने पड़ेंगे ताकि आपके कितने मार्क्स आए और कितनी कट ऑफ जाए ताकि आप क्लियर कर जाओ। एक रफ एस्टीमेट हो जाता है ना, इस तरीके से आप समझ लो। ये होती है एस्टीमेट कमेटी। इसमें याद रखने वाले 30 मेंबर्स ऑल फ्रॉम लोकसभा। क्लियर हुई बात। 30 के 30 मेंबर जो भी होंगे वो लोकसभा से होंगे, यानी कि राज्यसभा का नो रिप्रेजेंटेशन। राज्यसभा। ठीक है। फर्स्ट कमेटी बनी थी 1950 में रिकमेंडेशन के द्वारा जॉन मैथाई के। ये थे उस टाइम पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। क्लियर है ना, 1950 में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे जॉन मैथाई। मेंबर आर इलेक्टेड बाई लोकसभा एवरी ईयर, यानी कि ड्यूरेशन कितना हुआ, 1 साल का, क्योंकि एवरी ईयर मेंबर्स इलेक्ट किए जा रहे हैं, उन्हीं में से किए जाएंगे ना। बाकी देखो बाकी सारी चीज़ें सेम है, बस आपको क्या याद रखना है, एक तो उनके मेंबर कहाँ कहाँ से इलेक्ट किए जा रहे हैं ना, ड्यूरेशन सबकी सेम है।
मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ कमेटी, चेयरमैन उनमें से ही बनेगा। तो ये चीज़ तो आपकी वैसी कट होगी क्योंकि हर किसी की सेम है। बस आपको क्या याद रखना है, भाई मेंबर कितने हैं ये भी याद कर लेना। कभी कभी बहुत ज़्यादा टफ बनाना होगा ना तो ऐसे पूछ लेंगे। और उनका फंक्शन याद रखना है, स्पेशली फंक्शन में डिफरेंस है ना। बाकी सब चीज़ों में तो कहीं ना कहीं उनकी सिमिलरिटी है, लेकिन फंक्शन में डिफरेंस है। तो बात करते हैं फंक्शन की। इनका भी क्या काम है, टू रिपोर्ट व्हाट इकोनॉमिक्स improvements in organization efficiency and administration reform consistent with the policy underlying the estimate। यानी कि आपने जो ये एस्टीमेट बनाया है ना, इसके अंदर कौन कौन सी इकोनॉमीज के रिफॉर्म हमें करने चाहिए, कौन कौन से इम्प्रूवमेंट करने चाहिए, इसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इफिशियंस बनाने के लिए इसमें क्या चेंज कर सकते हैं, ये इनका काम होता है। किसका, एस्टीमेट कमेटी का, है ना। नेक्स्ट इज टू एग्जामिन वट द मनी इज वेल लेड आउट विद इन द लिमिट्स ऑफ द पॉलिसी इम्प्लाइड इन द एस्टीमेट। कि क्या, कोई कल वाली बात बताई ना कि याद आ रहा है कुछ कॉन्सोलिडेटेड फंड से रिलेटेड, वो पहले प्रेसिडेंट को मनी बिल क्यों दिखाते हैं, उसमें एक कॉन्सेप्ट बताया था ना, वही वाला देखो ये अप्लाई हो रहा है कि वो चेक करते हैं कि भाई आपने जो ये बनाया है, एस्टीमेट जो बना के दिया है, कि वो लिमिट के अंदर है या उससे बाहर जा रहा है। लिमिट इन द सेंस वो बताया था ना, पैसे वाला एग्जाम्पल देके वो, है ना, तो वही चीज़ है। नेक्स्ट इज कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, इसमें होंगे 15 मेंबर। तो अभी आप मेरे को सिर्फ एक चीज़ याद रखना है कि भाई जो सिर्फ एक कमेटी है, एस्टीमेट कमेटी, सिर्फ और सिर्फ इसके ऐसे ही मेंबर हैं जिसमें राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। बाकी दोनों में राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन है। इसमें कितने मेंबर हैं, 15 मेंबर, 10 लोकसभा से आ रहे हैं और 5 राज्यसभा से आ रहे हैं। जो सबसे मोर पहले वाली थी हमारी फर्स्ट वाली, उसमें भी राज्यसभा से आ रहे थे, उसमें 15 मेंबर थे, है ना। 7 उसमें लोकसभा से आ रहे थे और बाकी बचे हुए किस आ रहे थे, राज्यसभा से आ रहे थे। फर्स्ट कमेटी क्रिएट 1964, रिकमेंडेशन ऑफ कृष्ण मेनन कमेटी। ये याद रखना कि आपकी दो चीज़ें क्लियर हो गई। एक तो आपका ये क्लियर हुआ, कमेटी के बारे में हम पढ़ ही रहे हैं। एक चीज़ और हुई, कमेटी, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कृष्ण मेनन कमेटी ने क्या सजेशन दिए थे या किस चीज़ से रिलेटेड थी, तो इससे आपको कहीं ना कहीं थोड़ा अंदाजा लग जाएगा। मेंबर आर इलेक्टेड बाई पार्लियामेंट एवरी ईयर फ्रॉम अमोस्ट मेंबर, सेम है। ए मिनिस्टर कैन नॉट भी, देखो ये तो सेम है ना जो हमने पहले पढ़ा, और ये भी सेम। चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाई स्पीकर फ्रॉम अमोस्ट मेंबर, चेयरमैन कांट बी अपॉइंटेड फ्रॉम राज्यसभा। देखो इसमें एक कंडीशन अप्लाई हो, राज्यसभा के हाथ पूरी तरह से बांध दिए। अब ऐसी आप एक बात सोचने की है, जहाँ 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 पैसे का मामला आएगा ना, कुछ भी हो जाए, वहाँ पे राज्यसभा के हाथ बांध ही दिए जाते हैं। इसमें क्या करते हैं कि भाई इस कमेटी का चेयरमैन राज्यसभा से आप नहीं कर सकते इलेक्टेड, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से होगा। क्लियर है ना इतनी बात। इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं। ये क्या करते हैं, ये एग्जामिन करते हैं रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, और साथ के साथ ये डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ना, उसको भी फंक्शन को एग्जामिन करते हैं। तो ये हुई हमारी तीनों कमेटी। अब बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर की। जैसे हमने कल सेंटर वाला पढ़ा, आज स्टेट वाला का काम है। आर्टिकल 168 टू 212 इन पार्ट 6 हमारा स्टेट लेजिस्लेचर अप्लाई करता है ना। अब आपको पोज करके जो अपने रफ रख रखा है उस पर लिख के देखना है कि क्या आपको सेंट्रल वाला याद है, सेंट्रल लेजिस्लेचर कौन कौन से उसके अंदर लाई करता है। इसमें ना दो चीज़ें होती हैं, जैसे सेंटर पे क्या होती है, लोकसभा और राज्यसभा। सेम स्टेट लेवल पे क्या होती है, स्टेट लेजिस्लेचर और लेजिस्लेचर असेंबली, और एक होती है लेजिस्लेटर काउंसिल। इसको इक्वल मान लो आप राज्यसभा के और इसको इक्वल मान लो लोकसभा के। इसमें इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है, इसमें डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है ना। ये डिसोल्व हो सकती है लेकिन ये डिसोल्व नहीं हो सकती, ये कॉन्टीन्यूस बॉडी है जैसे राज्यसभा है ना, सेम टू सेम फंक्शन वही सब है। लेकिन अब मैटर ये आता है कि क्या जितने भी स्टेट्स हैं सबके पास ही 2 हाउस हैं? नहीं, सबके पास 2 हाउस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेट हैं जिनके पास 2 हाउस है, पहले 7 थे। कोई बता सकता है सेवंथ कौन सा था? अभी इसको क्या बना दिया, यूटी, तो इसका स्टेटहुड का दर्जा चला गया। क्लियर है ना। तो अभी कितनी बची हैं, 6 बची हैं। कौन कौन सी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार। देखो इनको ऐसे याद कर लेना, उत्तर प्रदेश बिहार, पॉपुलेशन में दोनों ही है मजे में, तो ये चल रहे हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये 6 स्टेट हैं। इनसे क्वेश्चन आता है कि किसके पास है किसके पास नहीं है, तो ये 6 स्टेट आपको याद करने। क्लियर है। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ 2 हाउस। जैसे हमने
उसके बारे में बात की थी ना, लोकसभा, राज्यसभा। सबसे पहले अगर हम बात करें असेंबली के बारे में, कंपोजिशन ऑफ असेंबली यानी कि इक्वलेंट टू लोकसभा। इनकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 500 फिक्स की हुई है और मिनिमम 60 की है। अच्छा मुझे ये बताओ, हमारी लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है? क्या उसके लिए कोई मिनिमम वाला सिस्टम है? और नहीं है तो फिर स्टेट के लिए क्यों है? खुद से सोचना है ये क्वेश्चन आपको, कि जब इनके लिए मिनिमम वाला फंक्शन है तो उसके लिए क्यों नहीं है ना। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड गोवा द मिनिमम नंबर इज फिक्स एट 30। यानी के लिए 30 कर दिया, 3 के लिए, क्योंकि ये छोटे स्टेट है ना, जितने वहाँ पे लोग ही नहीं है तो आपको इतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन कैसे दे देंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका रिप्रेजेंटेशन कहाँ मैटर करता है? हर चीज़ में मैटर करता है। डेमोक्रेसी इक्वलेंट कैसे बैठेगी सब में? भाई यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, यहाँ पे कम लोग हैं, अगर हम इनको बिल्कुल इक्वल राइट्स दे देंगे तो जो ये कम लोग हैं इनका डोमिनेंट ज़्यादा नहीं हो जाएगा ज़्यादा लोगों पे? ये तो इन पर डोमिनेंट हो जाएंगे ना। तो इस चीज़ के लिए क्या करते हैं, इनको पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड कर दिया जाता है कि भाई जितनी ज़्यादा आपके पॉपुलेशन है, जितना आपके पास एरिया है, उसके हिसाब से सीट अलॉट कर दी जाएंगी। क्लियर है ना फैक्ट, क्यों ऐसा किया जाता है? तो ये याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम कौन से हैं? दोनों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। इनके पास मिनिमम नंबर फिक्स किया हुआ है इनका 30 का, बाकी सबका कितना है? 60। मिजोरम एंड नागालैंड इज 40, मिजोरम का 40 है और नागालैंड का 46 है। द गवर्नर कैन नॉमिनेटेड वन मेंबर फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। अगर उसको लगता है कि इन कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वो ऐसा कर सकते हैं। सेम ऐसा कुछ कर सकते हैं प्रेसिडेंट। मुझे कोई बताओ कहाँ पे कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऐसा अप्लाई? कौन से हाउस में? लोअर हाउस या अपर हाउस? लोअर हाउस अपर हाउस का नाम नाम सारे याद करा करो, क्योंकि क्वेश्चन में पता नहीं कौन सा आ जाए, है ना। तो एक चीज़ पे अटके नहीं रहना। हाँ वो अलग बात है, हिंदी में भी होगा लेकिन ज़्यादा अच्छा रहता है। बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ काउंसिल। अभी हमने असेंबली की बात की, अब करते हैं काउंसिल की। काउंसिल में ना ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने लोग कहाँ से इलेक्ट होकर आते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल इज फिक्स एट 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली। देखिए मान के चल रहे हैं कि किसी की टोटल स्ट्रेंथ असेंबली की कितनी है? 500 से 500 और 60 के बीच में लाई कर रहे हैं कहीं भी, है ना। मान के चल रहे हैं हम, कहाँ हैं, कितनी मान लें? 40 मान लें, 400 मान लेते हैं। तो काउंसिल जो होगी ना, कंपोजिशन ऑफ काउंसिल कितना होगा? इसका 1/3 ही हो सकता है। यानी कि इसको सोल्व करने के बाद जो आएगा, जो वैल्यू सोल्व करने के बाद आएगी, उतने लोग ही हो सकते हैं मैक्सिमम उस स्टेट की काउंसिल में। क्लियर हुआ? 1/3 होने चाहिए टोटल से, और मिनिमम होनी चाहिए 40, है ना। मिनिमम तो 40 वैसे इजीली हो ही जाएंगे ना। 1/3 इलेक्ट किए जाएंगे मेंबर ऑफ लोकल बॉडीज, जैसे म्यूनसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एटसेट्रा। 1/3 काउंसिल के लिए कर रहे हैं ये, है ना। असेंबली के तो डायरेक्ट करते हैं ना वोट, जो हमारे विधायक होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं इसके लिए। ये होते हैं MLC बोलते हैं ना, MLC। ये भी 6 साल के लिए ही चलते हैं, MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है। 1/12 होंगे ग्रेजुएट लोग, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी कंप्लीट है तो आप ये वाली वोट आपकी अपनी बनवा सकते हो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद। क्लियर है? 1/12 आर इलेक्टेड बाई टीचर्स, और इतनी ही वोट का राइट देगा आपके टीचर्स को। लेकिन एक वो इसमें कंडीशन है कि जो टीचर है ना वो सेकेंडरी लेवल से नीचे नहीं होना चाहिए, इनकी जो 10th को पढ़ा रहे हैं ना एटलीस्ट इतने लेवल के तो हों। क्लियर है? 1/3 होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट फ्रॉम अमॉन्ग्स्ट पर्सन हु आर नॉट मेंबर्स ऑफ द असेंबली। 1/3 जो होंगे वो मेंबर होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली से स्टेट के जो अभी मेंबर नहीं है लेजिस्लेटिव असेंबली के। क्लियर बात हुई? जो पहले कभी रह चुके होंगे या इस तरह के लोग। अभी बात करते हैं सेशन। ये ना यहाँ से बाकी सब तो देखो, बाकी सब जो चीज़ें हमने छोड़ी है ना वो सब सेम है ना। हम सेपरेट सेपरेट पढ़ेंगे तो उसमें वेस्टेज ऑफ टाइम के अलावा कुछ नहीं है। अभी हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स की, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स पूछ लिए जाते हैं ना। पूछ लेंगे कि समन लिख के भेज देगा, इससे क्या मतलब है या इसका मीनिंग क्या है ना। देखो समनिंग का मतलब होता है गवर्नमेंट गवर्नर, द गवर्नर फ्रॉम टाइम टू टाइम समन्स ईच हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर टू मीट। टाइम टाइम पर स्टेट लेजिस्लेटर के हाउस को कॉल करता रहता है मिलने के लिए, कि भाई आओ मिलके बैठ के करो। यानी कि एक तरह से जो हाउस चलता है ना पार्लियामेंट वाला, वो वाला सीन सेम वाला मेंटेन करने के लिए। उसमें कंडीशन है कि दोनों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा डिफरेंस
नहीं होना चाहिए। तो साल में कितनी होनी चाहिए? कम से कम साल में 2 हो गए ना, 6 महीने ज़्यादा गैप नहीं कर सकते, तो साल में 2 बार तो आपको मिलना ही मिलना पड़ेगा। उसके बाद आता है एडजॉर्नमेंट, एडजॉर्नमेंट मोशन भी बोल सकते हैं आप इसको। एन एडजॉर्नमेंट सस्पेंड द वर्क इन अ सिटिंग फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम विच मे बी आवर्स, डे और वीक। देखो इसको अगर बिल्कुल हम नॉर्मल तरीके से भाषा में समझे ना, आपने एक चीज़ नोटिस किया, जो दुकान होती है, दुकान मतलब मॉल नहीं, वैसे नॉर्मल दुकानें जो होती हैं कपड़े की, जूते चप्पल होगी और बाकी बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, वो क्या बोलते हैं, एक शब्द बोलते हैं वो कभी भी ये नहीं बोलते कि दुकान बंद करने का टाइम आ गया, है ना। कुछ लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, कुछ क्या ज़्यादातर सभी लोग कर पा रहे होंगे, सबने सुने होंगे वर्ड तो, अमेरिका से तो कोई नहीं है ना। वो बोलते हैं कि मैं दुकान बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ दैट मीन अपनी दुकान को एडजॉर्नमेंट कर रहा हूँ, शट डाउन नहीं कर रहा। क्लियर, समझ में आई बात? दुकान बढ़ा रहा हूँ दैट मीन्स कुछ टाइम के लिए मैं इसको स्पेस दे रहा हूँ, या कुछ टाइम के लिए इसको रेस्ट दे रहा हूँ, यानी कि शाम के 5 बज गए कि चलो दुकान बढ़ा देता हूँ, यानी कि कल सुबह 9-10 बजे जब भी आऊँगा तब तक के लिए मैं किस चीज़ को रेस्ट पे कर रहा हूँ, आज के लिए इतना काफ़ी हो। सेम मोशन अप्लाई किया जाता है सेशन में स्टेट लेजिस्लेचर के, कि भाई चलो आज के लिए इतना हो गया, बहुत हो गया, ठीक है, अभी एडजॉर्नमेंट करते हैं, है ना। और सेम चीज़ आपने देखी होगी कोर्ट में, जज भी बोलते हैं ना, द कोर्ट इज एडजॉर्न, ऐसे ही बोलते हैं ना हथौड़ा मार के, और फिर खड़े होकर चले जाते हैं। कभी सोचा है कि इस वर्ड का मतलब क्या है? इस वर्ड का ये मतलब, आई थिंक क्लियर होगा आपका, आप कभी नहीं बोलेंगे इसको। और एक चीज़ इसमें याद रखने वाली है, वो कितना भी हो सकता है, घंटों का भी हो सकता है, दिनों का भी हो सकता है, और हफ्तों का भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है कंडीशन पे। फिर आता है हमारा प्रोग्रेशन, प्रोरोगेशन, सॉरी प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन क्या होता है? द प्रेसिडिंग ऑफिसर, प्रेसिडिंग ऑफिसर कौन होता है? स्पीकर उस पर्टिकुलर हाउस का, या चेयरमैन। द प्रेसिडिंग ऑफिसर डिक्लेयर्स द हाउस एडजॉर्न सिन डाई, यानी कि जब बिजनेस हो गया, उस सेशन का कंप्लीट हो गया, कि भाई चलो जैसे मान के चलते हैं कि हमारा कोई सेशन चल रहा था, इसमें हमारे क्या थे, ये 5 या 6 टॉपिक थे कि भाई हमें इन पे बहस करनी है और इनका कंक्लूजन निकालना है, और ये पूरा टाइम पीरियड है ना इतना, और इनका कंक्लूजन का टाइम पीरियड यहीं पे क्लियर हो गया, ये काम इनका यहीं पे खत्म हो गया। तो बाकी जो टाइम बचा ना, उसके लिए करते थे प्रोग्रेशन मोशन, करते थे कि भाई जो बचा है ना, कि अब सारा हाउस टर्मिनेट हो गया, अब नेक्स्ट टाइम जब आएंगे ना तो शुरू से शुरू होगा सारा काम, है ना। एक तरह से क्या हुआ, दुकान वाला मामला है, अप्लाई नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि दुकान बंदी नहीं होती, इस दुकान सिर्फ एडजॉर्न होती है, अगर आपने बंद कर दी तो कभी खोलोगे तो फिर वो दूसरी जगह शिफ्ट करके अगर कहीं पे खोलोगे ना, तो प्रोरोगेशन वाला अप्लाई होगा ना, क्योंकि सेम चीज़ को आपने वहीं से खोला ना, आपने तो वहीं से स्टार्ट किया ना। अगर दुकान वाले सेंस में बात करें, भाई जो सामान आप भरा छोड़ गए थे, आने वाले टाइम में उसी तो बेचोगे निकाल के ना, तो एडजॉर्नमेंट वाला सिस्टम हो। लेकिन प्रोग्रेशन में क्या है कि भाई ठीक है, आपका काम खत्म हो चुका है, इतना जो भी था निमट चुका है, अभी मिलते हैं अगली बार, है ना। ऐसे होती है ये चीज़ें। ये 50 मतलब अगर इसकी फुली डेफिनेशन पढ़े, विद इन द नेक्स्ट 50, ये क्या होता है, जैसे प्रोग्रेशन कंप्लीट हो गया, प्रोग्रेशन चल रहा था, पता लगा एडजॉर्नमेंट सिंडाई प्रोग्रेशन, अगर एडजॉर्नेशन को सिंडाई यानी कि उसके खत्म होने तक एडजॉर्नमेंट लगा दिया इन्होंने, जैसे ऐसे समझो, 1 मंथ का कुछ चीज़ थी, आप उसमें 20 दिन आए, जो 10 दिन बचे ना, उसके लिए स्पीकर ने क्या बोला कि जो बचे हुए दिन है ना, उनके लिए मैं क्या लगा रहा हूँ, एडजॉर्न मोशन लगा रहा हूँ, एडजॉर्न सिन डाई, जब तक कि ये कंप्लीट होगा ना पूरा, इसके मरने तक के लिए एडजॉर्न लग गया, आपकी छुट्टी है इतने दिन तक की, उसको कंप्लीट प्रोसेस को बोलते हैं प्रोरोगेशन। क्लियर हुआ बात? अनलाइक एन एडजॉर्नमेंट, अ प्रोरोगेशन टर्मिनेट्स अ सेशन ऑफ द हाउस, ये टर्मिनेट ही कर देता है, बिल्कुल खत्म। क्लियर हुआ प्रोरोगेशन एडजॉर्नमेंट। उसके बाद आता है डिसोल्यूशन। A dissolution ends the very life of the existing house and a new house is constituted after the general election are held। ये कब लगेगा? अगर कोई हाउस डिसोल्व हो गया ना, तो दोबारा वो तभी क्रिएट होगा जब उसके दोबारा से न्यू इलेक्शन होंगे। इसके लिए इलेक्शन होने जरूरी नहीं है। ये क्या करते हैं, जैसे वो है ना साल में 2 बार वाला सीन है, तो पहले वाले के लिए क्या कर दिया, शुरू के 3-4 महीने काम करके प्रोरोगेशन लगा दिया, फिर चलो नेक्स्ट टाइम शुरू करते हैं दोबारा, जो लास्ट वाली सिटिंग बची है हमारी उसको कंप्लीट करें। लेकिन इसमें क्या है, ये आपके 2 हाउस हैं, सॉरी 2 टाइम पीरियड हैं, आपने इसमें कहीं पे भी डिसोल्यूशन लगा दिया तो ये भी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो गया, इनका दोनों का सेंस खत्म। नेक्स्ट टाइम जब आप दोबारा से इलेक्ट होके आएंगे ना कोई, वो शुरू से शुरू करेंगे। क्लियर हुई बात? डिसोल्यूशन में, प्रोरोगेशन में, एडजॉर्नमेंट में आई डोंट थिंक कि अभी आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। अगर अभी भी है तो दोबारा रिपीट करो,
दो दो बार सुनो, फिर बंद करके खुद से सोचो, आराम से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज कोरम। कोरम क्या, इसे ना बहुत बार पूछ लेते हैं कि व्हाट इज कोरम, कोरम क्या है या कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। कोरम का सीधा सीधा मतलब है कि भाई किसी हाउस की जो डे टू डे रूटीन है या उसको मेंटेन करने के लिए कितने मेंबर्स की ज़रूरत है। तो ये है 1/10, यानी कि अगर आपके हाउस में 500 मेंबर हैं और उसके 1/10 मेंबर यानी कि 50 लोग प्रेजेंट हैं, तो आप डेली बिजनेस स्टार्ट शुरू कर सकते हो। अपने डेली बिजनेस मतलब जो आपके काम है डेली करने के, वो अगर नो है ना, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, एडजॉर्न करना पड़ेगा कल तक के लिए। हम वेट करेंगे कल 10 मेंबर हो जाए, कल भी नहीं होंगे तो फिर से एडजॉर्न करना पड़ेगा। क्लियर हो रही है बात। ये मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है ना। मैक्सिमम तो स्ट्रेंथ फिक्स ही है ना, 500, पूरे 500 आके बैठो और अच्छी बात है। क्लियर हुई बात। अब बात करते हैं वोटिंग इन हाउस। वोटिंग भी तो होती है ना बहुत सारी चीज़ों पे, जैसे बजट पे वोटिंग होती है। देखिए, ऑल मैटर्स एट एनी सिटिंग ऑफ इधर हाउस। एनी सिटिंग, याद रखना है वर्डों को। इधर हाउस आर डिसाइडेड बाई अ मेजोरिटी ऑफ वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एक्सक्लूडिंग द प्रेसिडिंग ऑफिसर। एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग क्यों कर दिया इसको, बताओ, कोई बता सकता है। क्योंकि इनके पास क्या होती है, डिसाइडिंग वोट होती है इनकी। डिसाइडिंग वोट इन द केस ऑफ अ टाई, ये जब अपनी वोट डालते हैं, है ना। अभी आपका इसमें काम है ये सोचना है कि स्पीकर को कौन से आर्टिकल के अंडर ये वाली पावर मिली हुई है ना। गूगल करना है, कुछ भी करना है, उसको समझ लेना है कि कौन से आर्टिकल के अंडर ये वाली पावर मिली हुई है। सेम चीज़ इनको यहाँ मिली, इसलिए इनको क्या कहा है, एक्सक्लूड किया हुआ है। इसलिए ये ना क्वेश्चन में ऐसे ही घुमा देंगे आपको, आपने पूरी पढ़ी, अरे वाह वाह ये तो क्वेश्चन वही किया था मैंने जो क्लास में किया था, मजा आ गया, उसको क्लिक कर देंगे, फिर बाद में देखेंगे ओ शिट ये क्या हुआ, पता लगा यहाँ पे इंक्लूडिंग था, है ना। फिर आके बोलोगे वो तो बहुत भारी मिस्टेक हो गया, है ना। ऐसे नहीं करना है, पूरा अच्छे से पढ़ना है ध्यान से। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। देखिए इनमें क्या करना है, इन टॉपिक के लिए आपका एक काम है जो मैं नहीं करूँगा, जो आपको खुद करना है, क्योंकि अगर मैंने करा दिया ना, आप एक बार सुनोगे उनको भूल जाओगे। आपको क्या करना है इनके लिए ना, कुछ 3 से 4 चीज़ें। एक तो इनकी एज, एज कितनी होती है, इनको कौन अपॉइंट करता है, क्वालिफिकेशन, है ना, और क्या बचा, टेन्योर, है ना, क्या ये री अपॉइंट के लिए एलिजिबल होते हैं। बस आपको ये चीज़ें करनी है, आर्टिकल तो मैंने इनके लिखे हुए हैं, ये चीज़ें आपको खुद से करनी है, इनके सामने लिखना है। जब इनको लिखोगे ना, इनके सामने ही शॉर्ट्स में लिख देना। देखो जिनके कॉमन है उन लोगों को एक जगह लिख लो, जिनके कॉमन नहीं है उनको थोड़ा दूसरी तरफ लिख लो। तो क्या होगा, चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने से वो ज़्यादा आसानी से आपको क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है ना ये बात। अभी कौन कौन से हम उनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। देखिए इलेक्शन कमीशन, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिनके बारे में बात की गई है, वो एक तो इंडिपेंडेंट होंगी और उनको कोई रिमूव नहीं कर सकता उनकी पोस्ट से। रिमूव इन द सेंस डायरेक्ट नहीं कर सकते, है ना, कि चलो ठीक है जैसे प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया कि चलो उनका मन हट गया। अगर क्या बोलते हैं उसको, डेफिनेशन वाली भाषा में बात करें तो ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के दया भाव के ऊपर अपनी पोस्ट नहीं संभालते। ये इंडिपेंडेंट है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ना क्लियरली वर्क करेंगी। जैसे आप अपने यूपीएससी को देख लो, है इसमें यूपीएससी कहाँ है, यूपीएससी है। इसका एक बार जब प्रोसेस शुरू हो जाता है ना, तो ये क्या रुकता है, पूरे प्रोसेस पूरा कंप्लीट ही होता है, चाहे कुछ भी हो। किसी की गवर्नमेंट आए, किसी की गवर्नमेंट जाए, है ना, स्टेट में किसी की गवर्नमेंट हो, सेंटर में किसी की गवर्नमेंट, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये पूरे साल का कैलेंडर पहले से ही जारी कर देते हैं अपना। क्यों कर पाते हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, इनका सिर्फ एक काम है और ये उस काम को अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं। इनमें पॉलिटिकल प्रेशर है ही नहीं कि भाई अभी 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 क्या करना है। कोई साल ना सिविल की सारी जो भी नोटिफिकेशन है, सीडीएस की नोटिफिकेशन, आर्मी की नोटिफिकेशन, सारी रोक दो। नेक्स्ट टाइम जब हमारी गवर्नमेंट के लिए हमें वादे करने होंगे ना, तो हम सबसे पहले वादा ये करेंगे कि अगले साल ही नई भर्तियाँ, है ना। ये चीज़ यूपीएससी पे अप्लाई नहीं होती, बाकी और जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं ना उन पे अप्लाई होती है। आपने देखा होगा
जिस भी स्टेट में इलेक्शन आने वाले होंगे उसके पहले साल या अगले साल कुछ भी होगा, क्या करते हैं, नई नई योजनाएं लागू करने लगते हैं। वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं, स्टेटरी बॉडीज़ हो सकती हैं, यानी कि जो स्टेट के या गवर्नमेंट के अंडर काम करती हैं। क्लियर हुई ये बात? यूपीएससी ऐसा क्यों नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के क्या फ़ायदे हैं, मतलब क्या बेनिफिट है उनके, क्या क्वालिफिकेशन है ना। लेकिन ये 2 3 4 चीज़ें जो है ये आपको खुद ही करनी है। सबके नाम लिख लें, उसके गूगल पे डालना है कि व्हाट इज़ द एज लिमिट फॉर इलेक्शन कमीशन, सब बता देगा आपको ना। डिटेल में नहीं पढ़ना, बस जो जो काम की चीज़ें हैं वो लिखनी है ना। कौन अपॉइंट हो सकता है और कौन करता है, कौन इनको ओथ दिलाता है, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, इनका टेन्योर क्या होता है। बहुत सी टर्म में ऐसा होता है कि 6 साल, या तो 6 साल हो या 65 साल हो या 4 साल हो, ऐसा कुछ करके होता है। बहुत कन्फ्यूजन वाला होता है ना। तो ये आपको गूगल से खुद से करना है। ये 8 10 कमेक्ट 8 10 बॉडीज़ हैं, इनके बारे में बात करनी है आपको। लिख लेना है आराम से कहीं, और बस एक पेज पे काम हो जाएगा आपका दोनों तरफ से, इस तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल, इस तरफ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। ये इतनी सी बात है। द नेक्स्ट इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जिनका प्रावधान नहीं है ना, जो वे स्टेटरी बॉडी हो सकती हैं या कोई भी बॉडी हो सकती हैं, या प्लानिंग कमीशन या कोई सी भी तरह की बॉडी हो सकती है जो बाद में फॉर्म की गई गवर्नमेंट के फंक्शन को ईजिली चलाने के लिए। तो इनके लिए भी आपको सेम चीज़ अप्लाई करनी है, ठीक है ना। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये ना हमारा पार्लियामेंट वाला सिस्टम कंप्लीट हुआ पूरा, स्टेट के लिए भी सेंटर के लिए भी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जुडिशरी के बारे में, जो कि कल की वीडियो में होगा, कल की क्लासेस में जुडिशरी और इनकी PYQ कंबाइंड आपको आज शाम वाली क्लास में मिल जाएगी, यानी कि 6 PM। इसलिए ये थोड़ा लेट हो गया था। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।